और वहाँ के हमारे जो आदिवासी हैं उनके साथ में जरूर संधि जुड़ाइए। तो जब मामला आदिवासी से बढ़कर बिल्कुल संधि वाला हो जाएगा तो हम लोग जबरदस्त तरीके से लड़ाई को लड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो साथियों, आज मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को देके जाऊँगा मैं। आप लोगों ने यहाँ पे जो अपनी एफर्ट लगाकर ये जो कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत सारा चीज़ मैं यहाँ पे देके जाऊँगा और आप लोग भी बहुत सारा चीज़ यहाँ के लेके जाइए। और आज जो आपका और हमारा मुलाकात का जो पर्पस है वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है। आपका हमारा मुलाकात का जो पर्पस है, जो आज मुलाकात का जो बहाना है, ये बहाना बदलाव का होना चाहिए। आज तिलका मांझी की जन्म जयंती मना रहे हैं। 1750 में तिलका मांझी जी की जन्म होती है। 1785 ईस्वी में, बिल्कुल छोटा सा समय, उस समय पे हमारे तिलका मांझी जी शहीद हो जाते हैं। किस लिए? तो आप देखेंगे कि वो हमारी विरासत की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, विदेशी ताकतों का मुकाबला कर रहे थे, उस समय के मनुवादी व्यवस्था के विरोध में लड़ाई कर रहे थे, उस समय के पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में लड़ाई कर रहे थे, उस समय के सामंतवादी विरोध के व्यवस्था के विरोध में लड़ रहे थे साथियों। और छोटे उम्र में वो शहीद हो जाते हैं। तिलका मांझी जी की ये हमारे आदिवासियों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाना एक घटना है। इसी तरह से हमारे झारखंड में बिरसा मुंडा 25 साल की अल्पावधि में, यहाँ पे आप देखेंगे तिलका मांझी जी भी छोटी सी उम्र में और बिरसा मुंडा भी हम आदिवासियों के लड़ाई को लड़ते हुए छोटी आयु में शहीद हो गए। आप अगर इधर बिहार में जाएंगे, रोहतासगढ़ में जाएंगे, तो रोहतासगढ़ में जो आदिवासी लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते वहां से विस्थापन का शिकार हुए। इसी तरह टंट्या भील की लड़ाई को देखेंगे और तमाम हमारे आदिवासी महापुरुषों का, मूल निवासी महापुरुषों का लड़ाई को आप देखेंगे साथियों। ये जो विदेशी हुकूमत है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी और ये जो मनुवादी व्यवस्था थी साथियों, ये हमारे पुरखों के साथ में जानलेवा हमला किया और हमारे आदिवासी नेतृत्व को खत्म करने का काम किया है साथियों। तो इस वक्त में हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर हमेशा एक बात को कहते थे कि हमें जय जयकार करके समय खराब नहीं करना है, बल्कि हमारे महापुरुषों का जो अधूरा कार्य है उस अधूरे काम को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगाना है। तो अधूरा कार्य क्या रह गया है साथियों, गौर करने की जरूरत है। अधूरा कार्य है कि पहले हमारी कबीलाई व्यवस्था चलती थी। इस कबीलाई व्यवस्था में हमारा कानून व्यवस्था चलता था, हमारा न्याय व्यवस्था चलता था और हमारे कबीले में 100% नियंत्रण हमारा रहता था। मैं आप लोगों से आज पूछना चाहता हूं, वो जो रूढ़ी प्रथा है, वो जो कबीलाई व्यवस्था है, वो जो कानून की व्यवस्था है, क्या आज आपके हाथ में है? वो जो व्यवस्था है आज आपके हाथ में है? आप कबीलाई व्यवस्था अपने गांव में चला पा रहे हैं क्या? वो घर के बाहर के लोग आप अपने घर में कैसे चलोगे, इसका निर्णय ले रहे हैं। दिल्ली से कानून बन के आ रहा है, वो आपको थोपा जा रहा है। तो आज वर्तमान में 2025 में साथियों, ये जो उनके द्वारा थोपा हुआ विधि, उनके द्वारा थोपा हुआ जो कानून व्यवस्था है, आज हम आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण है। और इसी समस्या को खत्म करने के लिए हमारे तिलका मांझी जी, हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारे रोहतासगढ़ के आदिवासी, हमारे टंट्या भील जैसे आदिवासी इसी लड़ाई को लड़ रहे थे। कानून व्यवस्था आपके हाथ में आए और जब हमारे महापुरुषों का संघर्ष को जब गौर किया और जब मौका मिला बाबा साहब अंबेडकर को संविधान को लिखने का, तो हमारे महापुरुषों का संघर्ष को ध्यान में रखते हुए कि आदिवासी इतने लंबे समय से जो लड़ाई लड़ रहे थे विदेशी हुकूमतों से,
सामंतवादी व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था से, मनुवादी व्यवस्था से, तो किस चीज की लड़ाई लड़ रही थी। और उन्होंने पढ़ा, स्टडी किया, रिसर्च किया साथियों। उसके बाद में संविधान में एक अनुच्छेद आया, उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 244। आज 244 अनुच्छेद हम आदिवासियों को मिला है विशेष अधिकार, विशेष अधिकार मिला हुआ है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला हुआ है हम लोगों को। लेकिन आप लोग हैरान हो जाएंगे, 1950 में ये संविधान हमको लागू हुआ, अमल में आज तक नहीं आ पाया। काम अधूरा है कि नहीं है? काम अधूरा है कि नहीं है? पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से हमारे महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है, उनके अधूरे कामों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची अगर इज्जत अगर बोला जाए तो वही है साथियों। उस दौर में हमारे लोग ताकत के दम पे लड़ाई लड़ते थे, उस समय हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे साथियों। उस समय पे धनुष होता था, उस समय पे कुल्हाड़ी होता था, उस समय इसमें बर्छा होता था। ये सब हमारे पुरखों के हथियार थे। अगर हम उस समय के हथियार को इस वक्त अगर इस्तेमाल करेंगे 2025 में, तो हमारे साथ में क्या होगा? हमारे ऊपर में मर्डर का और हक मर्डर का धारा लग जाएगा और हम लोग लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो आज पूरे भारत देश में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के तत्वाधान में समस्त हमारे आदिवासी कौम को, समस्त हमारे भारत देश के आदिवासियों को प्रशिक्षित करने का जबरदस्त तरीके से मुहिम चलाया जा रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से मुहिम चलाया जा रहा है। और आज 2025 में आदिवासियों का जो सबसे बड़ा हथियार है वो साथियों, उस हथियार का नाम है ज्ञान। अगर हम लोग लगातार ज्ञान को इधर सींचते रहेंगे तो ज्ञान ही आज का हथियार है। मैं समस्त आदिवासी समाज के लोगों को इस बिहार के धरती से ऐलान करता हूं और आह्वान करता हूं कि निरंतर सीखते रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जगह से हैं। आप महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, बच्ची हैं, जवान है, बुजुर्ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। लगातार पढ़ते रहने की जरूरत है। लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको कानून की बातें समझ में आएगी, आपको संविधान की बातें समझ में आएगी। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे भारत देश में कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए वो लड़ाई को लड़ रही है। और ये जो 5वीं अनुसूची जो विशेष अधिकार आदिवासियों को मिला है साथियों, इसका इम्प्लीमेंटेशन में काम करने की पूरी तैयारी कर रही है। मैं हमारे बिहार के समस्त आदिवासी साथियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस दिशा में ताकत को लगाइए, क्योंकि आज हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें मिलावट हो गया। और मिलावट बहुत खतरनाक चीज है। भोजन में मिलावट हो जाता है तो तबीयत खराब हो जाता है। समाज में मिलावट अगर हो जाती है साथियों, तो हमारी जो रूढ़ी व्यवस्था है, हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, वो गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। और किसी भी तरह का जो मिलावट है वो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 1992 का जो पंचायत राज अधिनियम के तहत में साथियों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है। हमारे पुरखों की सोच देखिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की 1992 की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सोच थी, अभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच है, उसमें कितना फर्क है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। उस समय पे जब हमारे को विशेष अधिकार मिला, उस विशेष अधिकार में प्रशासन नियंत्रण का हमारे को अधिकार मिला। और प्रशासन नियंत्रण कौन करेगा? यहाँ पे बैठे हुए समस्त हमारे साथी लोग। ये समस्त हमारे साथी लोग ओनर हैं, मालिक हैं। प्रशासन आपके हाथों में, हर किसी का। हमारे पुरखों की समझ बता रहा हूं मैं। हमारे पुरखों ने हर किसी को ओनरशिप का अधिकार दिया, मालिकियत का अधिकार हर किसी को दिया, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी। लेकिन 1992 में जब पंचायत राज अधिनियम आया, उन्होंने क्या किया? आपके बस्ती से एक आदमी को मुखिया चुनने का काम किया।
उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो अभी 2025 हो गया। आज आपके गांव से एक मुखिया खड़ा नहीं होता है। जब पंचायत का चुनाव होता है तो सरपंच के लिए कितने लोग खड़े होते हैं? 5 लोग। हमारे यहाँ का घटना बता रहा हूं मैं कि 2 भाई लोग खड़े हो गए मुखिया बनने के लिए, क्योंकि आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चला रहे हैं साथियों, वे हमारे पुरखों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पुरखे लोग जानते थे अगर समाज में एक मुखिया बनाएंगे तो कंपटीशन में दूसरा मुखिया बनना चाहेगा, कंपटीशन में तीसरा मुखिया बनना चाहेगा और भाई भाई में लड़ाई हो जाएगा। 1992 में उन्होंने हमारे ऊपर में ये थोपा, और इससे पहले जो हमारी रूढ़ी व्यवस्था चलती थी, हमारे पुरखों ने जिस लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हुए साथियों, हमारे व्यवस्था को बहाल करने के लिए उनकी स्मार्टनेस को देखिए। उन्होंने क्या किया? समस्त लोगों को मुखिया बनाया। समस्त लोग मुखिया रहेंगे तो लड़ाई नहीं होगा, 2 लोग मुखिया रहेंगे तो 7वां आदमी खड़ा होगा कि नहीं होगा? आज हमारे उधर छत्तीसगढ़ में 30 पंचायत चुनाव हो रहा है। 20 तारीख को वोटिंग है, 17 तारीख को वोटिंग है, 20 तारीख को वोटिंग है और 23 तारीख को वोटिंग है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ममेरा चचेरा बड़ी मम्मी के मामा के ऐसे जो भाई भाई हैं वो मुखिया की दावेदारी कर रहा है, यानी कि एक भाई के विरोध में दूसरा भाई। इनकी जो व्यवस्था हमारे ऊपर में जो थोपा गया है साथियों, ये व्यवस्था किसी भी हालत में हमारे फेवर में नहीं है। इस व्यवस्था को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के अलावा, सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों की विरासत खत्म होने के अलावा ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। दूसरे उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जब से ये पंचायत राज अधिनियम आप लोगों के ऊपर में थोपा, जल जंगल जमीन हड़पना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि पंचायत प्रस्ताव के माध्यम से ही वो स्थान से घुस जाते हैं। या तो पंचायत सरपंच प्रस्ताव दे देता है या सचिव प्रस्ताव दे देता है चुपचाप से। तो यहां पे मैनिपुलेट करना लीडरशिप को बड़ा आसान हो गया। हमारे पुरखों की स्मार्टनेस देखिए, पूरी लोगों को मुखिया का यहां पे अवसर दिया हुआ था। अगर मुझे कहीं पे ऐसा पसंद आता है और आपको अगर वो पसंद नहीं आता है तो ये प्रस्ताव पास होने वाला नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया? समाज में एकल मुखिया बनाने का काम किया। हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है साथियों, उसको पढ़ाई करने की जरूरत है। वो जो हमारे पुरखे लोगों में जो कबीलाई गुण था, कबीला को चलाने का जो जबरदस्त हुनर था साथियों, इसी हुनर के वजह से ये जो ब्रिटिश हैं ये हमारे लिए स्पेशल प्रोविजन प्रदान किए, और उसी प्रोविजन को बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला स्टडी करने का साथियों, उसी के वजह से हम लोगों को ये आर्टिकल्स मिले। तो आज हम लोग ज्यादातर आदिवासी हमारे महापुरुषों के नाम पे जय जयकार करते हैं। जय जयकार करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उनके कामों को दरकिनार भी नहीं करना चाहिए। और आज हम लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं साथियों, आज हम लोग को प्रण लेके जाने की जरूरत है, प्रण लेके जाने की जरूरत है। और एकता में बहुत गजब की शक्ति होती है साथियों। हम लोग राइट एजुकेशन के साथ में, राइट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ में अगर हम यूनाइटेड होते तो आने वाले समय पे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों को कानून और संविधान के दायरे में लड़ते लड़ते हम लोगों को हमारे लिए जो स्पेशल विशेष अधिकार जो हम लोगों को हमारे पुरखों के लड़ाई के बदौलत हमको संविधान में 1950 में जो मिला है, ये संविधान को आज खत्म करने का पूरी ऐलानिया बात किया जा रहा है। आपको बस दिखा गया लेकिन अमल में नहीं लाया। वे चीजें जिसको स्वाद आपने कभी चखा ही नहीं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बेबाक तरीके से आज कहता है कि हम लोग फलाना संविधान लागू करेंगे। मैं इशारा कर रहा हूं, इशारा समझ में आ रहा है ना? हम लोग फलाना संविधान लागू करेंगे जो आपके स्पेशल प्रिविलेज को खत्म करता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, हमारे आदिवासियों के साथ में मिक्स मिलावट करने की वजह से बीमारी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वे लोग दिल्ली में केंद्र सरकार बनाने के बाद में, केंद्र सरकार किनसे बनता है? आपके सहयोग से बनता है ना। हमारे आदिवासियों को बरगलाने के बाद में वे अपने पार्टी का समर्थक बनाया, वोटर्स बनाया, हमारे लोगों को साथ में लेके वो जीता। जीतने के बाद में दिल्ली के सत्ता पे कब्जा किया, और दिल्ली के सत्ता में कब्जा करने के बाद में एकदम खुलेआम बोल रहा है
क्या बोल रहा है कि हम ठिकाना संविधान लागू करने वाले हैं, और हमारे आदिवासियों को समझ में नहीं आ रहा है मामला, जिसके वजह से आपको ये जिंदगी मिला हुआ है, जिसके वजह से ये जो हमारी जो स्टैंडर्ड है वो मिला हुआ है। हमारे बहुत सारे अगुआ लोग छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, वो अक्सर प्रबोधन में एक चीज को बताते हैं साथियों, 1950 से पहले हमारे समाज को कुत्ता तक नहीं पूछता था। 1950 से पहले हमारे समाज को कुत्ता तक नहीं पूछता है, और हमारे लोग बरगलाने के वजह से, बरगला जाने के वजह से जो लोग हमारे ऊपर में जातिगत सामाजिक प्रताड़ना किया, उसी की पॉलिटिकल पार्टी को आज हमारा आदिवासी अनजाने में समर्थक बन के समर्थन दे रहा है। सत्यानाश का प्रमुख कारण यही है। जागृति का पहला सिद्धांत होता है साथियों, दोस्त को और दुश्मन को पहचानना। आज हमारे लोगों से गलती क्या हो रही है कि जो दुश्मन है उसी को साथ दिया जा रहा है, दुश्मन और ताकतवर हो रहा है और हमारे लोगों में मिलावट करने का काम कर रहा है। तो हमको इस मिलावटखोरी से बाहर निकलना है। अगर हम मिलावट की लड़ाई लड़ते रहेंगे, मिलावट वालों से ही मिल मिल के हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो हमारे तिलका मांझी का जो संघर्ष है, इनका जो बलिदान है, ये व्यर्थ हो जाएगा। हमारे बिरसा मुंडा का जो त्याग है, उसकी जो लड़ाई है और उसका शहीद व्यर्थ हो जाएगा। तो हमारे जो अधूरे जो काम छूटे हुए हैं हमारे महापुरुषों से, उसको पूरा करने में अपनी ताकत लगानी है, पूरी तरह से वहां पे ताकत लगानी है। और वो ताकत है साथियों, आपकी परंपरागत व्यवस्था की वजह से आपका समाज चलना चाहिए। और अगर इस दिशा में हम लोग प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे बहुत भयंकर चूक हो रही है, क्योंकि हमें प्रशासन नियंत्रण करना है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है आदिवासियों का। हम प्रशासन नियंत्रण बाहरी लोगों को करने दे रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बताया, विदेशी हुकूमत से लड़ाई करते थे हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, क्रांतिकारी तिलका मांझी, विदेशी हुकूमत से। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी विदेशी हुकूमत के लोगों को सत्ता संभालने दे रहे हैं। मतलब कि हमारे पुरखे लोग जिनके विरोध में लड़ाई लड़े, जिनको यहां से भगाने का काम किया, हम उसी को फिर से सत्ता में ला रहे हैं। ये पूरे लड़ाई के पीछे का संदेश क्या है कि हम जिनसे चिन्हांकित करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आपको साथ नहीं देना है। कैसे साथ नहीं देना है? सामाजिक स्तर से साथ नहीं देना है, राजनीतिक स्तर से साथ नहीं देना है, शासन प्रशासन के स्तर से साथ नहीं देना है। ये चार तरीके से आपको अपना सेपरेट आपको व्यवस्था बनाना है साथियों, तब जाके आदिवासियों का कल्याण होने वाला है। नहीं तो आज विकास के नाम पे विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास के नाम पे हमारे लोगों का जल और जंगल और जमीन को छीनने का काम किया जा रहा है। विकास के नाम से छीनने का काम किया जा रहा है। इसका भयंकर मामला है। हमारे लोगों को जब विकास विकास बोला जाता है तो कान में सहज खुल जाता है, अरे वाह विकास हो रहा है, सुनने में बड़ा मजा आता है। अभी यहाँ पे आपके बिहार में कोई अच्छा खासा हाईवे होगा, 200 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का, मुझे नहीं पता ये करीब करीब में होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग देखिए, वो जो 400 किलोमीटर की दूरी पे जो हाईवेज बना हुआ है, नेशनल हाईवे बना हुआ है, अच्छा रोड बना हुआ है, आप लोग ईमानदारी से मुझे बताइए कितने आदिवासियों का वहां पे बड़ा बड़ा दुकान है रोड के किनारे किनारे? थोड़ा सा हाथ खड़ा करके बताइए तो। आपका जमीन किसके वजह से लिया? विकास के नाम से। आपका विकास हुआ क्या? विकास किसका हुआ? अरे जिसको प्रचार में भी नहीं लाया गया कि हम लोग उनका विकास करना चाह रहे हैं, जिनको प्रचार में भी नहीं लाया गया, ऐसे लोगों का विकास हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं गतर गतर हो गया, अंदर अंदर हो गया, हमारे लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। और हमारे लोग इधर ठन ठन गोपाल, हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मामला। विकास के नाम से हमारा जमीन दिया जा रहा है और हमारे लोगों का 400 किलोमीटर की दूरी से एक भी आदमी का विकास नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हमारे बिहार का बात नहीं है भाई, ये हमारे छत्तीसगढ़ की भी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे मैं जसपुर जिला में रहता हूँ, जसपुर जिला से लेकर रायगढ़ तक में नेशनल हाईवे 43 NH वहाँ पे बना हुआ है।
मैं वहाँ पे जब भी सफ़र करता हूँ 200 किलोमीटर की दूरी का, मैं एक भी आदिवासी को वहाँ पे संभलते हुए नहीं देखा, एक भी आदिवासी का उत्थान नहीं देखा। आजू बाजू मैं जब भी देता हूँ तो आजू बाजू में जब भी देखता हूँ तो दूसरे लोग की जमीन, हमारा विकास के नाम पे हमारा जमीन लिया गया और विकास किसी दूसरे का हो रहा है। और ऐसा षड्यंत्र 1950 से लेकर अभी तक धुआंधार चल रहा है। तो साथियों, हमारी जमीन जब तक लूटनी थी लूटी, हमारी रूढ़ी व्यवस्था जब तक लूटना था लूट चुका है। लेकिन अभी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा पूरे भारत देश में जहां जहां पे हमारे आदिवासी समाज के लोग वहां पे निवास करते हैं, बड़ी तादाद में वहां को प्रशिक्षण करने का काम किया जा रहा है। मैं हमारे बिहार के साथियों से अपील करता हूं, कार्यशाला और लगाइए, पूरा दिन भर का कार्यशाला लगाइए कि इसमें कैसे यूनाइट होना है, कैसे हमारे युवाओं को एजुकेटेड करना है और इसका राइट इम्प्लीमेंटेशन कानून और संविधान के दायरे में कैसे हो सकता है। इस संदर्भों पे जब हम लोग बात करेंगे तो सही मायनों में यहाँ पे काम हो सकता है। आपका जो 28% GST है, जो आपका हकदार है, शासन प्रशासन नियंत्रण के अंतर्गत में व्यापार नियंत्रण भी आपके हाथ में है। 28% आपके क्षेत्र का होना चाहिए। 28% का जो GST है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चला जा रहा है। मैं आज इस तिलका मांझी जयंती के अवसर पे मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। प्रशासन नियंत्रण में व्यापार नियंत्रण आता है। उदाहरण के लिए आपके करीब का डिस्ट्रिक्ट में अगर 8-10 शहर है और 8-10 शहर में अगर कारोबार चल रहा है और उस कारोबार का टर्नओवर एक दिन का अगर 1 करोड़ रुपया है एक दिन का, तो 28% का GST 28 लाख रुपया आदिवासियों का है। मिला क्या? वो पूरा का पूरा पैसा कौन लेके चला जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चला जा रहा है। हमारा आदिवासी रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहा है। कहाँ पलायन कर रहा है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, केरला, गोवा। पलायन करते कि नहीं करते? इधर से पैसा कहाँ पे है? हमारे क्षेत्रों में। हमारा आदमी पैसा ढूंढने कहाँ जा रहा है? महानगरों में जा रहा है। षड्यंत्रकारी लोगों का षड्यंत्र बता रहा हूं मैं। जो यहां पे अरबपति आदमी है, 80,000 लाख करोड़ का मालिक, वो 2-2 पैसे का मोहताज, कहां भटक रहा है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, केरला में, गोवा में। अरबपति आदमी भटक रहा है। और ये जो कायर सरकार है, ये जो मनहूस सरकार है, वो क्या कर रहा है? हमारे आदिवासियों का बर्बादी का तमाशा देख रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि समस्या जिसका होता है समाधान भी उसी को करना होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बांस का पेड़ होता है, बांस, बंबू, इधर तो मेरे को दिख नहीं रहा है। बांस इधर होता है कि नहीं होता है? अच्छा, हाँ, इधर बांस गड़ा हुआ है। तो साथियों, बारिश के समय में उसमें से करील आता है। करील आता है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, करील को लगाने वाला आदमी, बांस को लगाने वाला आदमी और करील को चुराने वाला आदमी एक ही होता है क्या? जो मालिक करील को, बांस को लगा रहा है अपने बारी में, तो बारिश के समय में जब करील पैदा होता है, निकलता है छोटा छोटा, सब्जी खाते हैं, अचार डालते हैं उसका, तो वही लगाने वाला आदमी चुराता है क्योंकि दूसरा आदमी चुपचाप से चोरी करता है। तो समस्या पैदा दिल्ली का शासन कर रहा है और हम तमाम आदिवासी लोग पूरा असरा में हैं, पूरा एक्सपेक्टेशन में हैं कि समस्या का समाधान कौन करेगा? दिल्ली वाले लोग करेंगे। तो दिल्ली वाला करेगा क्या? समस्या पैदा करने वाले लोग अलग होते हैं और समाधान करने वाले लोग अलग होते हैं। समस्या पैदा वो कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, समाधान करने वाले आप लोग हैं। आप फोकट में आप उम्मीद मत करना कि उधर से समाधान होगा। उधर से सिर्फ क्या होगा साथियों? सिर्फ बर्बादी होगा। हमारे आदिवासियों का क्या होगा? सत्यानाश होगा, आबाद नहीं होगा। गलतफहमी में मत रहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जब अक्टूबर मंथ में जब किसान खेत की ओर जाता है तो उस समय मछली चढ़ता है, तो कुमनी छींकते हैं। कुमरी आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं होगा हमारे छत्तीसगढ़ में। तो साथियों, मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कुमनी छींकता है वो रात के अंधेरे में जाके कुमनी का मछली को नहीं चुराता है। चुराने वाला आदमी अलग होता है। अलग होता है कि नहीं होता है? वैसे साथियों, समाधान सिर्फ और सिर्फ आदिवासी कर सकता है।
समस्या कोई अलग आदमी पैदा कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस अलग आदमी को साथ दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी समस्या का समाधान करेगा। वो नहीं करने वाला है। वो जो रात के अंधेरे में आपके करील को चुराने का काम कर रहा है, वो आपका भला करेगा क्या? जो रात के अंधेरे में कुमनी का मछली को चुराने का काम कर रहा है, वो भला करेगा क्या? वो आपके फंडामेंटल राइट्स 244 अनुच्छेद का, फंडामेंटल राइट्स 244 अनुच्छेद का वो आज तक अमल में नहीं ला रहा है। वो आपका कल्याण करेगा क्या? और हम तमाम भारत देश के आदिवासी जाने अनजाने में एक्सपेक्टेशन भाव से हम लोग उधर देख रहे हैं कि उधर से हमारा भला होना चाहिए। भला नहीं होने वाला है। और साथियों, एक विशेष बात बता रहा हूं मैं, जो जागृत करता है वो धोखा नहीं देता है, और जो धोखा देता है वो जागृत नहीं करता है। ये जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जो वक्ताओं के द्वारा, प्रशिक्षकों के द्वारा जो ज्ञान आपको मिल सकता है, वो ज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कभी भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उदाहरण के लिए, अभी जैसे हमारे भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने गमछा लगा के हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, अगर मुझे इसके घर का कोई कीमती सामान को चुराना है तो मैं कब चुरा सकता हूं? जब ये सोता रहेगा तभी तो चुरा सकता हूं ना। अगर मैं इसको जगाऊंगा फिर चुराने का प्रयास करूंगा तो चुरा पाऊंगा क्या? एकदम बात को ध्यान दीजिए। जो जागृत करता है वो चोरी नहीं करता है, धोखा नहीं देता है, और जो धोखा देता है वो कभी भी जागृत नहीं करता है, कभी भी हमारे लोगों को नहीं जगाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप इतना ज्यादा मानते हैं, आपको जगाने के लिए कितनी बार इस ग्राम पंचायत में जन जागृति का कार्यक्रम लगाया? थोड़ा सा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए तो, कितना बार किया? जो धोखा देता है दोस्त, वो कभी नहीं जगाता है, और जो जगाता है वो कभी धोखा नहीं देता है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं बड़े जंबाज तरीके से काम कर रहे हैं। साथियों, इस वक्त मैं विशेष अपील करना चाहता हूं आप लोगों को, हमारे जननायक, हमारे क्रांतिकारी तिलका मांझी के जन्म जयंती के अवसर पे आप लोग अलग अलग तरीके से कुछ भी करने से समाज का व्यवस्था सुधर जाएगा, इस गलतफहमी से थोड़ा सा बाहर हटिए। आप लोगों को लग सकता है थोड़ा सा, यार छत्तीसगढ़ का आदमी आया हुआ है, इतनी कड़वी कड़वी बातें बोल के चला जाएगा ऐसा। लेकिन क्या है साथियों, जो दवा होता है, जो औषधि होता है, अगर कड़वा भी लगे तो उसको मुंह को दबा के पिलाना पड़ता है, क्योंकि बीमारी को सही करना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग क्या है कि कुछ भी सोच लेता है, और कुछ भी सोच के उसको सोचता है कि यही सही है। हर चीज सही नहीं हो सकता, हर चीज का एक मापदंड निर्धारित है। अभी देखिए ये जो कैमरा लगा हुआ है मोबाइल का, इससे क्या हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा है। अगर किसी आदिवासी भाई को गलतफहमी हो जाएगा कि मैं मोमबत्ती से वीडियो शूट करूंगा, होगा क्या? किसी को गलतफहमी हो जाएगा कि इस मोमबत्ती से मैं वीडियो शूट करूंगा, वीडियो शूट होगा क्या? मापदंड निर्धारित है, मापदंड निर्धारित है। जैसे पानी को लीटर से नापा जाता है, अनाज को किलो से नापा जाता है, वैसे ही सामाजिक हितैषी जो नीतियां होती है वो अलग होती है, और समाज की बर्बादी की नीतियां अलग होती है। दोनों एक जैसा कभी नहीं होता है। तो आज जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से समाज का सत्यानाश किया जा रहा है, आज उनकी सामाजिक संगठन, हमारी सामाजिक संगठन नहीं, उनकी सामाजिक संगठन से हमारा समाज का सत्यानाश किया जा रहा है। इसमें आपको फर्क पाएंगे। मापदंड क्या है? मापदंड है जनहितैषी कानून का व्यवस्था को बहाल करना। अगर मैं किसी पार्टी के साथ में जुड़ा हूं, सामंतवादी लोगों की पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूं, मनुवादी व्यवस्था की पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूं, मैं ब्राह्मणों के पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूं, और अगर मैं दावा कर रहा हूं कि इस पार्टी के वजह से हमारे समाज का भला होगा, मैं बोलता हूं ठिंगा, भला होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं मोमबत्ती से वीडियो शूटिंग नहीं कर सकता, उसके लिए मापदंड है। हमें या तो DSLR से शूटिंग करना पड़ेगा, या हमको मोबाइल का जो कैमरा है उससे शूटिंग करना पड़ेगा। तो जो विरोधी लोग हमारे फंडामेंटल राइट्स 244 अनुच्छेद को आज अमल तक नहीं ला रहे, जो संविधान में लिखा हुआ है, 75 साल हो गए अमल में नहीं ला पा रहा है,
हम उनके पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा। हो सकता है क्या भाई? जो चीज आपका मूलभूत अधिकार है, जो लिखा हुआ है, उसको देने में 75 साल लगा, अभी तक दिया भी नहीं। हम उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो देगा। देगा क्या? वो एक्स्ट्रा उम्मीद कर रहे हैं, उसको देगा, वो देगा, वो देगा, वो देगा, ऐसा होगा, हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमारी सोच को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है साथियों, कि हम लोग दोस्त और दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हमारा लूट रहा है, हम उससे उम्मीद कर रहे हैं वो हमको देगा। अरे कैसे देगा भाई? हम अगर जहर से उम्मीद करेंगे कि भाई जहर खा के हम जिंदा रहेंगे, तो ये तो पूरी सत्यानाश वाली बात है ना। क्योंकि जो चीजें जीवन दायनीय है वो हमारा समाज है। समाज का मापदंड ये है साथियों कि जो जनहितैषी बात कर रहा है, जो जनहितैषी काम कर रहा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे समाज का भला होगा। और वो जो खेमा है, सामाजिक खेमा, हमारा होगा, और वो जो आंदोलन का खेमा होगा वो हमारा होगा। और अगर हमारा जो विदेशी हुकूमत का जो आदमी है वो अगर उस खेमा में घुसपैठ कर रहा है, या वो आदमी हमारे किसी आदमी को पकड़ के अगर हमारे लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहा है, तो मिलावट हो जाएगा साथियों। और इस मिलावट की वजह से इस समाज का, पूरे समाज का भला नहीं हो सकता। भला कब होगा? समाज, हमारे अलग अलग सामाजिक संगठन में जुड़े हुए मेरे आदिवासी भाई, अलग अलग राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए मेरे आदिवासी भाई, अगर वे अपने फंडामेंटल राइट्स का स्टडी करेंगे, वे अपने अनुच्छेद का स्टडी करेंगे, समाज का दुश्मन कौन है इसको चिन्हांकित करके सिर्फ दुश्मन से लड़ाई लड़ेंगे और अपने भाइयों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तभी जाके साथियों हमारा जो लड़ाई है वो संपन्न हो सकता है और वो कामयाब हो सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो साथियों ये लड़ाई कई साल आगे निकल जाएगा, लेकिन हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस मौके पे प्रण लेके जाना है, हम लोगों को प्रण लेके जाना है, कसम खा के जाना है कि हम समाज के दुश्मनों को कभी साथ नहीं देंगे। समाज के दुश्मनों को साथ देने वाले आदिवासी भाइयों को हम लोग सही जगह पे लाएंगे और हमारे समाज के लिए जो फिक्स पैरामीटर है, जो मापदंड है, उस मापदंड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे बदलाव ला सकते हैं। और यहाँ पे जो हिस्सा मिलने वाला है साथियों, हिस्सा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे हम लोगों को काम करने में हिस्सा नहीं मिलेगा। मैं इशारे में बताया था, हिस्सा इतना ज़्यादा है, 80,000 लाख करोड़ रुपया का हिस्सा है। इतना पैसा आज के समय में अडानी का भी नहीं है, अंबानी का भी नहीं है। लेकिन हमारे लोग छोटे छोटे स्वार्थ में अगर टुकड़े टुकड़े में काम करेंगे, हमारे समाज के विरोध में काम करेंगे, तो सत्यानाश होना तय है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, यूनाइट होने की ज़रूरत है। मुझे जैसे जब मुझे पता नहीं था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में जब मैं नहीं जुड़ा था साथियों, तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चलता था, मुझे ये चीज़ पता नहीं चल रहा था कि लड़ाई कैसे लड़ना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसका बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम हो सकता है, तो साथियों इलेक्ट्रिसिटी भी गुल हो गई। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब हम लोग हिस्सा की बात आती है तो अभी एक बहुत वाहियात टाइप का डायलॉग है, हिंदी पिक्चर का एक डायलॉग है, बहुत बुरा टाइप का डायलॉग है। क्या डायलॉग है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इस टाइप का जो बात बोलते हैं, ये हमारे आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। अलग अलग रहने से कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाएंगे, लेकिन साथ में लड़ेंगे तो 80,000 लाख करोड़ हमारा वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों को सोचना है, कौड़ी कौड़ी का मोहताज होना है कि थोक के भाव पे एक साथ लड़ाई लड़ने से 80,000 लाख करोड़ इंतजार कर रहा है, वो चीज़ लेना है, ये आप लोगों को सोचना है। और मैं आप लोगों को अंतिम में एक बात बताना चाहूँगा मैं कि कल्याणकारी नीतियाँ, आदिवासियों के हित में जो नीतियाँ हैं,
वो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद प्रशिक्षित करके लोगों को सिखाने का काम कर रहा है। कार्यशाला जरूर लगाएं। और अगर इन चीज़ों को छोड़ के हम लोग अगर उस ओर हमारे विरोधियों की ओर में उनकी नीतियों के ऊपर में अमल करेंगे तो हमारे समाज का सत्यानाश करने से कोई नहीं बचा सकता। और मैं इस मौके पे आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इसके बाद में ऐसा कभी मत कहिएगा कि हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हम निरंतर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उधर खाई है, कुआं है, उधर जाओगे तो गिरना तय है। और यहाँ पे हमारा सुरक्षा का घेरा है, हमारा समाज है, हमारा रूढ़ी है, हमारा परंपरागत है और हमारे बहुत सारे सक्रिय साथी कई सालों से निरंतर लगे हुए हैं। उनकी अगुवाई में साथियों आप अपना जो स्वराज है हासिल करेंगे। और हमारे जो जननायक हैं, हमारे जो क्रांतिकारी तिलका मांझी हमारे जननायक हैं, हमारे सभी संथाल आदिवासी मिलके इस मुहिम को हासिल करेंगे। और आने वाले समय पे मालिकियत के रूप में हमको जो पहचान मिला है, वी आर नॉट सिटीजन, वी आर ऑनर, ये जो एक फिलोसॉफी यहाँ पे जो बनी हुई है साथियों, तो ऑनरशिप की लड़ाई में सभी साथी लोग कंधा से कंधा मिला के लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग हर हाल में जीतेंगे। एक जोरदार बुलंद आवाज के साथ में साथियों अपनी बातों को विराम करूंगा। तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलका मांझी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तिलका मांझी नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय जोहार, जय आदिवासी।